नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में भारत के मानसून लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पीलवाल स्टडी स्पेस, जो कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में भारत का मानसून लेकर आया हूं। भारत में मानसून कहां से आते हैं और किन किन ऋतुओं के रूप में आते हैं। भारत में मानसून 4 ऋतुओं के रूप में आते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर मैं मैप के द्वारा आपको बताता हूँ। भारत के मानसून में एक पृथ्वी का गोल मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे बीच से जो रेखा गुजर रही है यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। इसी को इक्वेटर रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन का मतलब यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। भारत इस कर्क रेखा पर कहीं यहाँ पर भारत का मैप है। और नीचे 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण में मकर रेखा है। तो भारत मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, आपके मकर रेखा होगी, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि ऋतुएं भारत में कैसे आती हैं। 21 मार्च को ऋतुओं की शुरुआत होती है, जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया। 21 मार्च को सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। 21 मार्च को 21 मार्च को जैसे ही सूर्य यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, यहाँ से सूर्य जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए और वापस यहीं आ जाएगा। 21 मार्च को जैसे ही प्रवेश करेगा तो 3 मंथ ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी पड़ेगी 3 महीने। ग्रीष्म ऋतु 3 महीने पड़ेगी, यानी गर्मियां पड़ेगी 3 महीने। तो गर्मियां पड़ने से क्या, तापमान उच्च होगा और आर्द्रता बढ़ेगी, जिससे कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा। और 21 जून को जाके फाइनली ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पहुंच जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को लंबवत पहुंच जाता है कर्क रेखा पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं 3 महीने की वर्षा ऋतु आती, यानी कि गर्मियां पड़ेंगी 3 महीने, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आएगी। तो क्योंकि गर्मियां पड़ेंगी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु आएगी। और 3 महीने वर्षा होती है भारत में। यह पूरा दिखा रहा हूँ, ये सब भारत के लिए, भारत का जो मानसून है उसी को दिखा रहा हूँ मैं। वर्षा ऋतु पड़ेगी, 3 महीने वर्षाएं होंगी जब वाष्पीकरण होने से। उसके बाद 22 या 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश द्वारा से विषुवत रेखा पर पहुंचता है। पहले विषुवत रेखा को 21 मार्च से शुरुआत होती है और 22 या 23 सितंबर को द्वारा सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, यानी कि 0 डिग्री रेखा पर पहुंच जाता है। और जो विषुवत रेखा है उस पर दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। दिन रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, ना तो दिन बड़ा होता है ना रातें छोटी होती हैं। उसके बाद शरद ऋतु आती है। जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है, दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा तो भारत में शरद ऋतु शुरू हो जाती है। शरद ऋतु का मतलब होता है कि मानसून लौटते हैं। शरद ऋतु में मानसून लौटते लगते हैं, जो कि तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जब मानसून लौटते हैं तो समुद्र में उछालें होती है और तमिलनाडु में लगभग सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और उसके बाद 22 या 23 दिसंबर को मानसून दक्षिण गोलार्ध के जस्ट सीधे में पहुंच जाते हैं, यानी जो दक्षिणी पॉइंट है वहां पर सूर्य की जो लंबवत प्रकाश है वो मकर रेखा पर पड़ने लगता है 22 या 23 दिसंबर को। और उसके बाद शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, यानी कि उसके बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और 3 महीने लगभग सर्दियां पड़ती हैं। उसके बाद फिर से सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को विषुवत रेखा पर वापस आ जाता है। इस प्रकार 4 ऋतुएं भारत में आती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तब भारत में शरद ऋतु एवं शीत ऋतुएं 2 ऋतुएं पड़ती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो भारत में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतुएं पड़ती हैं। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु के अंत होता है और वर्षा ऋतु का शुरुआत होती है। और 22-23 सितंबर को वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और फिर शरद ऋतु शुरुआत हो जाती है। इन डेटों में जब मानसून लेट आता है तो फर्क भी देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। जब सूर्य पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध, इस यहाँ से नीचे के लिए दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में।
और जब सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जब यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा तो फिर भारत में जो है सबसे छोटा दिन होगा, और जब यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा दक्षिण गोलार्ध में, तो जब लंबा दिन होगा तो यहीं पर सबसे छोटी रात भी होगी, क्योंकि जब दिन लंबे होते हैं तो रातें छोटी होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी होती जाती हैं। इसी प्रकार जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो सबसे छोटी रात भी उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो सबसे लंबा दिन होता है कब? 21 जून को। यहाँ पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 या 23 दिसंबर को। इसीलिए तो कहते हैं 21 जून को आज सबसे बड़ा दिन है, ऐसे बोलते हैं। और जब सबसे लंबा दिन यहाँ पर होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे छोटी रात भी उत्तरी गोलार्ध में होगी। और जब सबसे छोटी रात सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उस समय सबसे छोटा दिन, क्योंकि सबसे लंबा दिन अगर उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा तो उसी 21 जून को ही सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में होगा। यह बात एकदम समझने के लायक, इसको आप एक बार ठीक से समझिए। जब सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा, तो यहीं पर सबसे छोटी रातें भी होंगी, क्योंकि जब दिन बड़े होते हैं तो रातें छोटी होती जाती हैं। तो सबसे छोटी रात भी उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगे। जब सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यानी कि 21 जून को सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।